भाग को हम बोलते हैं लमार्किज्म। ठीक है, लमार्किज्म के कुछ पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था इंटरनल फोर्स, पहला पोस्टुलेट पढ़ा था ना, शाबाश। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट क्या पढ़ा था, यूज एंड डिसयूज, शाबाश। थर्ड, बॉडी साइज इंक्रीजेस, इसकी एक्सेप्शन हर पोस्टुलेट की याद रखनी है। चौथा, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड न्यू नीड्स, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड न्यू नीड्स, ये करेक्टर हुआ था। पांचवा है अब, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। मतलब है इसका ये कि जो भी करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करेगा अपनी लाइफ में, जो भी करेक्टर एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करेगा अपनी लाइफ में, उससे क्या होगा, उससे वही करेक्टर जो है वो पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, वही करेक्टर पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है इनबोर्न करेक्टर, एक होता है एक्वायर्ड करेक्टर। इनबोर्न करेक्टर हमेशा जेनेटिक्स से आता है, जीन ट्रांसफर से आता है। दूसरा होता है एक्वायर्ड करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो आफ्टर बर्थ आप एक्वायर करोगे, उससे हम बोलते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। जैसे आप चाहते हो मस्कुलर बॉडी बनाना, है ना, आप जिम गए, आपने मस्कुलर बॉडी बनाई, या किसी ऑर्गन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो ऑर्गन आगे नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा एवोल्व होगा। इसकी एक्सेप्शन मैंने बताई थी आपको कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ह्यूमन आई, ब्रेन का करते हैं, सेंस ऑर्गन का सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर तो सेंस ऑर्गन जो है वो हाईली एवोल्व होने चाहिए, वो तो उनमें बॉडी साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा एडवांस करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें लिखो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर में इट इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, हेडिंग लिखो, फिफ्थ पोस्टुलेट, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इट इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, इस पोस्टुलेट्स को डिस्प्रूव किया था, इस पोस्टुलेट्स को डिलिमिट डिस्प्रूव किया था एक साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट का नाम था वाइजमैन। क्या नाम है, वाइजमैन ने बड़ी चालाकी से एक एक्सपेरिमेंट किया, नाम आ गया वाइजमैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले लिखो आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर में लिखो, एज एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम इट्स, एज एन ऑर्गेनिज्म, as an organism develops from its zygote to death stage, zygote to death stage, full stop करके, it acquires many individual characters, it acquires many individual characters। है ना, मतलब ऐसा कि कोई डिजीज़ है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, या कोई मार्क है वो मार्क ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई मस्कुलर बॉडी है वही मस्कुलर बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है। ऐसा किसने कहा, लमार्क ने कहा। फॉर एग्जांपल लिखो इसमें, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई मार्क लगा, ये लमार्क ने कहा कि यही मार्क जो है ट्रांसफ़र होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कामा एनी डिजीज़, कोई डिजीज़ हो सकती है, एनी डिजीज़, और मस्कुलर एक्सरसाइज, और मस्कुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू लमार्क, अकॉर्डिंग टू लमार्क, कामा कामा any acquired character is transferred into, any acquired character is transferred into the offsprings
of an individual and that's how a species transform into new species, and that's how a species transform into new species. अब देखो, अब लिखो इसकी एक्सेप्शन है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर की बेटा एक्सेप्शन है. अब देखो एक्सेप्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है वाइजमैन एक्सपेरिमेंट या वेजमैन एक्सपेरिमेंट. वेजमैन एक्सपेरिमेंट. देखो वेजमैन ने बताया कि भाई मैं क्या काम करता हूँ ना, इसने माइस लिया तो इसने क्या किया, उसकी टेल को कट किया. इसने देखा कि अगर मैं टेल कट कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक करेक्टर को रिड्यूस कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. अब ये करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में एज पर लमार्क नहीं जाना चाहिए, एज पर लमार्क नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये करेक्टर जाता है. देखो क्या किया इन्होंने, है ना. वाइजमैन एक्सपेरिमेंट को इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. इट इज़ आल्सो नोन एज, इसी में जर्म प्लाज्म. एक्सेप्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर में एक्सेप्शन जो है वो है वाइजमैन एक्सपेरिमेंट. वाइजमैन एक्सपेरिमेंट को ही हम थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना. इन्होंने क्या लिया, सुनो इधर. जर्म प्लाज्म थ्योरी में इन्होंने लिया जनरेशन 0 फेज में. इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिए 68 वाइट माइस. कितने, 68 वाइट माइस लिए इन्होंने. इन 68 वाइट मीस को क्या किया इन्होंने, इनकी टेल इन्होंने कट की. मतलब माइस है, माइस की टेल ही इन्होंने उड़ा पूरे 68 के 68 को, ठीक है ना. फिर इनकी जब जनरेशन 1 आई, इनकी जब जनरेशन 1 आई तो इस जनरेशन 1 में टेल प्रेजेंट थे. जब जनरेशन 1 में टेल प्रेजेंट थी बट इक्वल इन लेंथ. मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो इनिशियल जनरेशन ली, जनरेशन 0 ली, उनकी टेल की लेंथ को मेजर किया. जितनी टेल की लेंथ उनमें थी उतनी ही उनकी जनरेशन्स में भी देखने को मिली. इसलिए फिर भी सोचा चलो देखते हैं एक बार और फिर से कट करते हैं टेल. फिर से इन्होंने क्या किया, जनरेशन 2 में गए, जनरेशन 2 में गए, फिर से इक्वल इन लेंथ आया. जनरेशन 2 इनमें भी देखने को मिला टेल प्रेजेंट है, ये भी इक्वल इन लेंथ है. ऐसा कोई भी माइस, हर जनरेशन में इन्होंने ऐसा नहीं देखा कि किसी भी माइस में जो है कोई करेक्टर लॉस्ट हुआ हो, जैसे कि टेल वाला करेक्टर लॉस्ट हुआ हो. ऐसे करके इन्होंने G3 गए जनरेशन 3 में भी, जनरेशन 4 में भी, और ऐसे करके ये जनरेशन 5 तक गए. जब ये जनरेशन 5 तक गए तो टोटल में कितने माइस बने तब तक, टोटल में 901 माइस की प्रोडक्शन हुई थी. 901 माइस यहाँ पे आए थे. और था क्या, जितने भी 901 माइस थे इनकी टेल प्रेजेंट थी, और टेल प्रेजेंट होने के बाद इनकी लेंथ जो थी इक्वल इन लेंथ, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ में थे. तो यहाँ से ये पता चलता है कि भाई हमने तो एक करेक्टर रिड्यूस किया, वाइसमैन ने एक करेक्टर को रिड्यूस किया, तो इसने यही कहा कि यही जर्म प्लाज्म है. हेरिटेबल इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर्ड होती है नेक्स्ट जनरेशन में ओनली बाय द जर्म सेल. किससे, जर्म सेल से ट्रांसफ़र होती है. नए करेक्टर, इनहेरिटेबल करेक्टर जो है वो जर्म सेल से ही ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि सोमेटिक सेल से. तो यहाँ से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड, इस पोस्टुलेट को इन्होंने डिस्कार्ड किया. तो लिखो हेडिंग, अब थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. हेडिंग लिखो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. तो लिखो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, उतारो, लिखो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. तो जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू वाइजमैन. सुनो इधर, अकॉर्डिंग टू वाइजमैन जो भी हेरिटेबल करेक्टर होगा वो ट्रांसफर होगा जर्म सेल से, ना कि सोमेटिक सेल से. ठीक है, यही है. लिखो अकॉर्डिंग टू वाइजमैन, अकॉर्डिंग टू वाइजमैन, अकॉर्डिंग टू वाइजमैन, कामा
heritable information is transferred into, heritable information is INFORMATION, heritable information is transferred into next generation, heritable information is transferred into next generation only by the germ cell, next generation only by the germ cell, not by the somatic cells, not by the somatic cells, full stop. That is, the changes which occur in germ cell, not by the somatic cells. दो तरह के सेल्स होते हैं ना, एलोजोम्स और ऑटोजोम्स, है ना. ऑटोजोम्स में सोमेटिक सेल्स होते हैं, एलोजोम्स में सेक्स सेल्स यानी कि जर्म सेल्स होते हैं. दैट इज द चेंजेस विच अकर इन जर्म सेल्स आर पास्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, विच अकर इन जर्म सेल्स आर पास्ड इन नेक्स्ट जनरेशंस. समझाए आपको? ये था हमारा व्हाट, ये क्या था हमारा? ये था हमारा लमार्किज्म, पास्टुलेट्स ऑफ लमार्क. अब इसमें अब देखो, अगर हम पास्टुलेट्स ऑफ लमार्क को मॉडर्न जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसके साथ कंपेयर करें तो एक नया कंसेप्ट आता है, तो वो कंसेप्ट है नियो लमार्किज्म. तो अब हम पढ़ेंगे नियो लमार्किज्म कि नियो लमार्किज्म क्या है. ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे आप, दैट इज नियो लमार्किज्म. देखो नियो लमार्किज्म क्या है, मतलब लमार्किज्म प्लस जब हम इसको कंपेयर करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ, दिस विल बी इक्वल टू नियो लमार्किज्म. मतलब क्या है? लमार्किज्म का वैलिड पास्टुलेट किसको माना जाता है? शाबाश, सॉफ्ट इनहेरिटेंस को, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. जब हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को रिलेट करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ, तो एक कॉन्सेप्ट डिवेल्प होता है जिसको हम बोलते हैं नियो लमार्किज्म. क्या बोलते हैं? तो आसान है ना, ये लिखो. इट इज अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इट इज ए मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन it is a modern theory of evolution which tries to explain the idea that acquired character can be passed into, that acquired character can be passed into next generation, can be passed into next generation. दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, देखो चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन इंड्यूस. देखो एनवायरनमेंटल चेंजेस अगर होंगी तो उससे वेरिएशन होगी, लेकिन यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन से कभी भी वेरिएशन नहीं आती. हाँ, अगर एनवायरनमेंट ही चेंज हुआ तो एनवायरनमेंट चेंज होने से वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशन जब एक्युमुलेट होती है तो ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बताती है कि इससे नई स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है, ना कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से एवोल्यूशन होता है. देखो दूसरा पॉइंट, चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन इंड्यूस, चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन इंड्यूस वेरिएशन, बट use and disuse cannot bring about, but use and disuse cannot bring about variations. अब use and disuse of any organs cannot bring about variations. ठीक है.
अब देखो थोड़ा सा वेल्ड कौन सा पॉस्टुलेट है, इनहेरिटेंस ऑफ सॉफ्ट एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको सॉफ्ट इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन ये भी उतना प्रूव नहीं है। लेकिन ये है कि अगर म्यूटेशन जो है वो जर्म सेल में होगा तो म्यूटेशन कैन लीड टू एवोल्यूशन, अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो उससे एवोल्यूशन पक्का होगा। लिखो ओनली जर्म सेल, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली जर्म सेल can inherit variation, but where germ cells are formed, only germ cells can inherit variations, but where germ cells are formed from somatic cells, changes of somatic cells can also be passed into next generation, ठीक है ना। अगर चेंजेस जो है वो सोमेटिक सेल्स में आई तो ये भी ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट जनरेशन्स में, ठीक है ना। ये था नियो लैमार्किज्म के बारे में। नेक्स्ट थोड़ा सा लिखो, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। नेक्स्ट स्टडी लिखो, क्रिटिसिज्म ऑफ। अब लैमार्किज्म का क्या क्रिटिसिज्म आ गया, इसमें क्या, इसमें डिलिमिटेशन है, इसकी क्या तनकीद है ना। लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म में आपने वो उन सारे पॉस्टुलेट्स को क्रिटिसाइज करना है जो लैमार्क ने दिए, ठीक है। जैसे पहला पॉस्टुलेट क्या दिया था, इंटरनल फोर्स, उसको क्रिटिसाइज करना है आपने। दूसरा यूज एंड डिसयूज, उसको क्रिटिसाइज करना है। तीसरा बॉडी साइज इंक्रीज, उसको क्रिटिसाइज करना है। चौथा इन्वायरमेंटल इंक्रीज, उसको क्रिटिसाइज करना है। और पांचवा सॉफ्ट इनहेरिटेंस, उसको क्रिटिसाइज करके आपने वाइजमैन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट, लिखो इसमें क्रिटिसिज्म में लिखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज देयर साइज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट मतलब इंटरनल फोर्स, ठीक है। कामा ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज देयर साइज बट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, इंक्रीज देयर साइज बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू, तो ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है। देखो कैसे, अगर हम प्लांट्स का एवोल्यूशन की बात करेंगे, देखो प्लांट्स में सबसे पहले कौन आया, बोलो। सबसे पहले एल्गी आई, फिर ब्रायोफाइट्स बने, फिर टेरिडोफाइट्स बने, फिर जिम्नोस्पर्म बने। जिम्नोस्पर्म में से डाइकॉट में, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले डाइकॉटिलिडन्स और फिर मोनोकॉटिलिडन्स। देखो जब मैं बात करूंगा ब्रायोफाइट्स से लेकर टेरिडोफाइट्स तक, तो यहाँ पर बॉडी साइज जो है वो इंक्रीज होता है और यहाँ पे गैमीट्स का साइज जो है ये भी इंक्रीज होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि करैक्टर जो था वो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जा रहा है। क्लियर है बेटा। लेकिन जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म से मोनोकॉटिलिडन्स तक, यहाँ पे बॉडी साइज में बहुत सारा डिक्रीज देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ जो सेक्स ऑर्गन है इनकी साइज में भी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। मतलब ये कि यहाँ पे
एडवांस करेक्टर से कोई प्रिमिटिव करेक्टर आ गया है, ठीक है। तो जो बॉडी साइज इंक्रीज वाला पॉस्टुलेट्स है उसको ये डिस्प्रूव करता है, ये एक किस्म का क्रिटिसिज्म है। दूसरा पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स कॉन्सेप्ट इज फॉल्स। लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिखो नहीं, ऐसे लिखो इसमें, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन is false because we cannot sprout wings, है ना, हम कोई विंग्स नहीं उगा सकते। we cannot sprout, SPROUT, स्प्रूट मतलब होता है उगाना, है ना। we cannot sprout wings wishing to fly like birds, है ना, ऐसा नहीं है। हम इंटरनल फोर्स की वजह से विंग्स अपने आप में डेवलप नहीं कर सकते, या ज़्यादा ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम फ्लिपर्स डेवलप नहीं कर सकते, है ना, या सींग हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक करेक्टर है। थर्ड लिखो, थर्ड तो पता है आपको, है ना, थोड़ा कभी ये तो इनहेरिटेंस ऑफ सॉफ्ट करेक्टर जो है वो थोड़ा सा ठीक पॉस्टुलेट्स है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म में हमने ये याद रखना, आपने लेमार्किज्म थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म को आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म पूछा जा सकता है, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म पूछा जा सकता है। हर पोस्टुलेट्स को आपने क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपने बताना है, व्यू रखना है, मॉडर्न व्यू रखना है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का व्यू आपने लेमार्किज्म के सामने रखना है, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स में आपको जितनी मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं वो सारी याद करनी, चाहे वो जिराफ की नेक है, फ्लीपर्स हैं, बर्ड वेल्स के, या विंग्स हैं, इंसेक्ट की विंग्स हैं, है ना, ठीक है, या मस्कुलर बॉडी है, ये सारे पोस्टुलेट्स आपने इसमें याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह डार्विनिज्म को पढ़ेंगे, है ना, डार्विन ने क्या क्या दिया। तो डार्विनिज्म को 3 दिन लगेंगे पढ़ने में, ठीक है, थैंक यू।